Beneficent, the most merciful. The student friend follower. Today, you people are going to learn about W.B. Yeats, his poetry, and his work. So, in today's task, you people are going to learn about Horace criticism, meters in poetry, Alfred Prufrock, and Wasteland by T.S. Eliot, Horace age, work, and biography, William Butler Yeats. So, let's discuss. विलियम बटलर यीट्स जो हैं एक ट्रांजिशनल पोएट, ड्रामेटिस्ट और मिस्टिक एसिस्ट और क्रिटिक है। इसको कहा जाता है ट्रांजिशनल। क्यों कहा जाता है ट्रांजिशनल राइटर? क्योंकि ये दोनों एज में आ रहा है। 1837 में एलिजाबेथन जो एज है, विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है और 1901 तक विक्टोरियन मलका विक्टोरिया की डेथ तक चलती है। मतलब ये पोएट जो है वो किस में आ रहा है? दोनों एज में। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बिलोंग करता है लेट विक्टोरियन पीरियड से और अर्ली मॉडर्न पीरियड से। इसने कंसेप्ट दिया था एबी थिएटर का। पहले हमने एपिक थिएटर को डिस्कस किया, तो ये किसका कंसेप्ट देगा? एबी थिएटर का। इसमें उसने आयरलैंड का जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की, सिंबलिज्म की, जो कि मॉडर्न पोइट्री का एक ट्रेट है, करैक्टरिस्टिक है, और उसके ज़रिए वो मतलब अपने कल्चर को, आयरलैंड को, और इसका जो मज़हब था वो प्रोटेस्टेंट था। इसकी लाइफ बड़ी दिलचस्प है, आप इसे सुनेंगे तो आप बड़े खुश होंगे। इसने लेटर एज में इसने शादी की थी एक यंग औरत से, जो कि ओनली 25 ईयर ओल्ड थी। ये काफ़ी एजड था। ये एक लड़की है मॉड गॉन, जो कि खासी ब्यूटीफुल है। नाम है उसका मॉड गॉन। ये मॉड गॉन से मोहब्बत करता था। ये मॉड गॉन नामी एक लड़की थी जिसने इसके एक प्ले को अप्रिशिएट किया था। उस प्ले का नाम सुन लीजिए। उस प्ले का नाम था द आइलैंड ऑफ स्टैच्यू। जब उसने इसका ये वर्क देखा, आइलैंड ऑफ स्टैच्यू, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मॉड गॉन की फ़िलासफ़ी थी कि अब हम दोनों का लव जो है वो क्या है? प्लेटोनिक है। ठीक है, हम अपने लव को प्लेटोनिक रखेंगे और इसे कभी भी हम कॉन्जुगल लव नहीं बनाएंगे। कॉन्जुगल लव, हम इसको फिजिकल लव नहीं बनाएंगे। हम क्या लव रखेंगे? प्लेटोनिक। तो इसने 4 दफ़ा इसको प्रपोज किया, लेकिन वो चारों दफ़ा रिजेक्ट करती है। सो लेट्स सी हिज लाइफ एंड देन यू विल सी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। फैमिली इसकी मर्चेंट थी, मर्चेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, यानी वो बिजनेसमैन थे। इसके फादर जो हैं वो आर्टिस्ट, मर्चेंट और पेंटर थे। फादर इसका पेंटर था और इसका भाई जो था वो भी पेंटर था। उसका नाम था जैक, वो भी पेंटर था। और इसके अलावा इसकी 2 सिस्टर थीं, जो एलिजाबेथ और सूजन। वो भी क्राफ्टमैनशिप और इस तरह की जो क्राफ्टी वर्क्स हैं इनसे रिलेटेड थी, आर्ट से रिलेटेड थी। यीट अपनी अर्ली लाइफ में बनना चाहते थे पेंटर, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि पेंटिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट तो पोइट्री में है। तो उन्होंने फिर लेटर वर्क करना शुरू कर दिया पोइट्री में। यीट को कहा जाता है इवन कि उसने प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए भी काम किया। आपको पता हो, अगर आप आयरलैंड के बारे में कुछ जानते हैं, तो आयरलैंड जो है वो कॉलोनी रहा है किसकी? इंग्लैंड की। तो इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था किसने? इंग्लैंड ने, जैसे कि दिगर कंट्री पे किया हुआ था। तो आयरलैंड की आवाज़ भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता जो बोलते, और वहाँ पे मोस्टली इंग्लैंड के लोग जो हैं वो क्या है? प्रोटेस्टेंट हैं। हमने पढ़ा था प्योरिटन एज, याद करें, वो प्रोटेस्टेंट है। जबकि आयरलैंड के लोग जो हैं वो क्या हैं? एक तो गैलिक लैंग्वेज ज़्यादा वहाँ पे बोली जाती है। जो अर्ली लैंग्वेज थी, मैंने एंग्लो सैक्सन एज में आपको पढ़ाया था, एक है केल्टिक इंग्लैंड की और दूसरी कौन सी? गैलिक।
ये दो लैंग्वेज जो हैं अर्ली लैंग्वेज हैं। जब कोई भी नहीं था इंग्लैंड में तो ये दो ट्राइब मौजूद थे। ये बाद में ये लड़ने वाले नहीं थे, इनको मार मार के एंग्लो सैक्सन और दीगर जो ट्राइब्स हैं उन्होंने नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन और जूट जब आए हैं तो उन्होंने वो इनको साहलों की तरफ भेज दिया और ये बेचारे फिर बाहर चले गए। आज भी वेल्स में, ठीक है, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में और इस तरह के कंट्री में गैलिक और कैल्टिक आपको मिलेंगे, यानी वो लैंग्वेज बोलते हैं। ये फाउंडर है किसका, ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ें भूल जाती हैं। फाउंडर है एबी थिएटर का। अगर बेर्टोल्ड ब्रैकेट की बात की जाए तो वो किसका फाउंडर था? बेर्टोल्ड ब्रैकेट एपिक थिएटर का। वेरी गुड। और अरिस्टोटल किसको मानता था? उसका थिएटर कौन सा था? उसका थिएटर था, मतलब पिटी फियर से रिलेटेड उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको कहते हैं अरिस्टोटेलियन थिएटर ही कहते हैं उसको। अरिस्टोटल का जो थिएटर था उसका नाम क्या है? अरिस्टोटेलियन थिएटर। उसमें पिटी फियर पे जोर देते थे। अब ये हर एज में, इवन के हम बात करें तो जितने भी मॉडर्न राइटर आए हैं वो कोई ना कोई कंसेप्ट देते हैं कि हम जो है ड्रामा को इस तरह कंडक्ट करवाएंगे। कोई नेचुरलिस्ट वे से करवाता है, कोई रियलिस्ट वे से करवाता है, कोई मतलब एपिक थिएटर का कंसेप्ट दे देता है, कोई एबी थिएटर का कंसेप्ट देता है, कोई अरिस्टोटेलियन थिएटर को मानता है जिसमें पिटी फियर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये एबी थिएटर का मेन जो मकसद था सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म, ठीक है, और नेशनल थिएटर, नेशनल जो स्पिरिट थी आयरलैंड की उसको दिखाना। W.B. यूट को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो नेशनलिज्म के लिए लड़े या नेशनलिज्म के लिए बात करे, लेकिन जब वो मॉड गॉन से मिला, मॉड गॉन जो थी वो रहती फ्रांस में थी, उसकी परवरिश वहाँ पे हुई थी। मॉड गॉन बड़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी। जब ये उससे मिला तो ये मॉड गॉन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो मॉड गॉन की मोहब्बत में ये फिर नेशनलिस्ट बन गया। बात गौर से देखें, मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो ये क्या बन गया? उसकी खातिर ये नेशनलिस्ट बन गया। तो अब ये जो इसको मॉड गॉन ने इसको बड़ा अच्छा कमेंट किया। उसने कहा कि वाई डोंट वी गेट मैरिड? तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको छोड़ दिया, तुम हस्बैंड से जुदा हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, अब तो मुझसे शादी कर लो। 50 साल की, 70 ईयर की, 75, इस तरह डिफरेंट एजेस में अप्लाई कर। इवन के ये उसकी बेटी को भी प्रपोज कर देता है, उसकी बेटी को प्रपोज करता है, वो भी रिजेक्ट कर देती है इसको। यानी ये इतना उसका दीवाना था मॉड गॉन का कि उसको जिसने 4 दफ़ा प्रपोज किया उसका पीछा किया। उसने कहा कि हमारा लाभ सिर्फ होगा प्लेटोनिक, हम दूर दूर रहेंगे। इवन ये एक, यानी मैंने इसकी पूरी लाइफ पढ़ी है, ये एक दूसरे से मिले भी, बड़े पैशनेटली मिले। इसके बावजूद उसने कहा कि वी विल नॉट गेट मैरी। अगर मैं तुमसे शादी करती, शादी के ज़रिए तो इंसान की जो पोइटिक कैरियर है वो फना हो जाता है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा अच्छे पोइट रहो। देखो तुमने मेरी मोहब्बत में कितनी ज़बरदस्त पोइट्री की है और ये सब कुछ तुमने मेरी मोहब्बत में लिखा है ना। तो अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो शायद तुम इतना अच्छा लिख ना पाते, इतना नेशनल पोएट ना मिलता आयरलैंड को। देखें उसका कंसेप्ट देखें, ये उसने लास्ट टाइम इसको कमेंट किया। उसने कहा वाई डोंट वी गेट मैरिड? हम क्यों शादी नहीं कर सकते? वाई डोंट वी गेट मैरिड, टेल मी। तो उसने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो आयरलैंड को एक नेशनल पोएट ना मिलता। तो उसके अंदर नेशनलिज्म सिखाई जाती थी। एबी थिएटर के और भी नाम है, लिख लें। एक उसे कहा जाता है नेशनल, लिख लें, नेशनल थिएटर, नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। एक उसे कहा जाता है बस ये 2 इसके नाम है। फाउंडर ऑफ एबी थिएटर ये है खुद, और इसका नाम बाद में ये भी लिखा गया कि ये नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड है। और उसके बाद इस थिएटर को, चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था आयरलैंड में, लिटरेचर को, आर्ट को, कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया इस थिएटर ने, तो इस थिएटर को सब्सिडी मिलती थी। किससे सब्सिडी में? कि इनको मतलब वो सपोर्ट देते थे। कौन? इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी दे रही थी, और साथ इनको कौन दे रहे थे? आयरलैंड के भी। तो आयरलैंड और दोनों साइड से इसको क्या मिल रहा था? इसको रिलीफ मिल रहा था इसको। इसके थिएटर में मौजूद थे एक लेडी ग्रेगरी
ये इसकी लेडी ग्रेगरी जो है, इसने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, WB येट को मोटिवेट किया कि तुम ड्रामाटिस्ट भी बन सकते हो, तुम ड्रामा भी लिखा करो, ठीक है, तुम पोएट हो, ड्रामाटिस्ट हो, तुम एसिस्ट हो, क्रिटिक हो। उसने कहा तुम इस पर भी वर्क करो। तो इसने फिर कुछ ड्रामा भी लिखे उससे मुतासर होके। उसके बाद यीट्स सेनेटर भी रहे हैं, चूँकि ये नेशनलिस्ट बन गए थे। तो ये नेशनलिस्ट मतलब होता है जो अपनी नेशन, अपने कंट्री के लिए वर्क कर रहा होता। तो नेशनल तो ये यीट सेनेटर भी रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। आयरिश लिटरेरी रेनेसेंस, केल्टिक, टिवलाइट और इस तरह के जो वर्क हैं, इसकी एज को कहा जाता है कि इसकी एज में आया था आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। किसकी एज में आया था? WB येट की एज में। WB येट्स ने आयरलैंड को क्या दिया? आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, या इसे एक और नाम भी दिया जाता है आयरिश लिटरेचर रेनेसेंस। आयरिश लिटरेचर रेनेसेंस। WB येट ने एक बुक लिखी है, मैं इसका खुद बहुत दीवाना हूँ इस पोएट का। इसने एक बुक लिखी है द विजन। 1938 में तो इसकी डेथ हो गई थी, 73 एज का था जब इसकी डेथ हुई थी। इसने एक बुक लिखी थी द विजन। 1939। हाँ, 1939 में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। ये जिस वक्त इसकी डेथ हुई, ये पैदा हुआ है 1865 में और डेथ हुई है 1938 में, ठीक है। ये 73 एज का था जब इसकी डेथ हुई। 1925 में इसने बुक लिखी है द विजन। शिनोवा एचबी जो है वो इससे काफ़ी इम्प्रेस था। शिनोवा एचबी को अगर आपने पढ़ा हो, नॉवेलिस्ट था, उसने इसकी बुक सेकंड कमिंग से एक लिया था, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कांट होल्ड, द falconers do not listen to the falcons do not listen to the इस तरह don't listen to falconers, इस तरह के कुछ वर्ड्स थे कि सेंटर कांट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो उसने उसका टाइटल लिया था, शिनोवा एचबी ने अपने नावल के लिए, थिंग्स फॉल अपार्ट। इसकी सेकंड कमिंग जो इसकी पोएम है वहाँ से लिया गया था। अब द विजन के अंदर ये दो सिविलाइजेशन की बात करता है। इसने कहा कि एक होती है डोमिनेट करने वाली सिविलाइजेशन, जो डोमिनेट कर लेती है। एक होती है डोमिनेटेड, जो डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। दो सिविलाइजेशन हर जगह मौजूद रहती हैं उस बुक के अंदर, द विजन जो 1925 में लिखी है। उसमें कहता है कि हमेशा किसी कंट्री में दो तहजीबें रहती हैं, एक जो है वो दब जाती है, दूसरी जो है वो ऊपर आ जाती है। जो ऊपर आ जाती है, दबने वाली हमेशा उसके खिलाफ साजिशें करती रहती है, और जब वो उन्हें कहीं से मौका मिलता है बैरूनी ताकत से, तो वो उसको उल्ट देती है। और देखा जाए तो हर कंट्री पे ये लगता है, इवन के पाकिस्तान में भी यही काम चलते हैं। तो ये उसने बुक बड़ी ज़बरदस्त लिखी है, ये पढ़ने वाली है, अगर टाइम मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका ज़्यादातर सफ़र आयरलैंड से, चूँकि ये काफ़ी डिमांडेड पोएट था, तो आयरलैंड से कभी इंग्लैंड जाता, इंग्लैंड से आयरलैंड जाता, इस तरह इसकी लाइफ गुजरी है। और कहते हैं कि इसके टीचर इसको कहा करते थे इसके बारे में कि इसको लैटिन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है, जियोलॉजी बहुत अच्छी आती है, यूथ को बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और बाकी जो लैंग्वेज जो है इंग्लिश वगैरह और इस तरह की जो लैंग्वेज हैं उसमें ज़्यादा महारत नहीं है। पीबी शैले से ये मुतासर था। पीबी शैले को ये अपना गुरु मानता था, सुना होगा, पर्सी बैसी शैले, रोमांटिक पोएट था। रोमांटिक पोएट पीबी शैले को अपना मानता था गुरु, और पहले ये इससे मुतासर हुआ,
उसके बाद ये मुतासर हुआ एडमंड स्पेंसर से। एडमंड स्पेंसर का नाम सुना है आपने? एडमंड स्पेंसर जो है ये एलिजाबेथन पोएट है। एलिजाबेथन पोएट। वेरी गुड, तो मतलब आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ रही हैं। एलिजाबेथन पोएट था ये, एलिजाबेथन पोएट था और इससे ये काफ़ी मुतासर था। फिर उसके बाद लेटर ये सारे नाम नोट कर लें। पहले पीबी शेली, ठीक है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद एडमंड स्पेंसर, ठीक है। उसके बाद ये मुतासर हुआ विलियम ब्लेक से। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट था, आपने शायद उसका नाम सुना हो। ये मिस्टिक पोएट था, विजनरी पोएट था, इनग्रेवर था, पेंटर था। ये साथ जो पोइट्री करता साथ उसकी इमेज बनाता था, ठीक है। बाइबल से बड़ा इन्फ्लुएंस था ये, एक मिस्टिक और मौलवी टाइप और सेंट टाइप बंदा था। कहता है कि मैंने गॉड को देखा, एंजल को देखा, इस तरह के क्लेम करता है ये। लोग इसे इसकी एज में पागल कहते रहे, लेकिन बाद में पता चला ये तो बड़ा विजनरी पोएट है। ऑस्कर वाइल्ड से फिर ये लेटर एज में मुतासर होता है। ऑस्कर वाइल्ड का नाम सुना है? ऑस्कर वाइल्ड ये भी एक प्ले राइट था। ये कौन सा प्ले राइट है, किस एज का पता होना चाहिए। ऑस्कर वाइल्ड किस एज का? आर्ट फॉर आर्ट से की बात करता है। और किस एज का ये राइटर है, प्ले राइट है, जिसने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये विक्टोरियन एज का, लेटर विक्टोरियन एज का। किस एज का? विक्टोरियन एज का। ये विक्टोरियन एज के ऊपर क्रिटिसाइज करता है ऑस्कर वाइल्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इसका वर्क है। ऑस्कर वाइल्ड का वर्क कौन सा है? डोरियन ग्रे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो इसमें वो विक्टोरियन एज के ऊपर स्टायर करता है, ठीक है। वो कहता है कि ग्वेंडोलिन फायरफॉक्स कहती है नाम अर्नेस्ट हो जाए, जो भी हो बस मुझे कबूल है। और उसके बाद जो सिसली है वो भी कहती है बस नाम अर्नेस्ट हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्नेस्ट नाम होना चाहिए। वो कहता है लोग बड़े फिक्शनल हो गए हैं, बड़े कंकॉक्टिश हो गए हैं, बड़े मतलब हिपोक्रेट हो गए हैं, बड़े मुनाफिक टाइप हो गए हैं। विक्टोरियन एरा में क्या देखा जा रहा है, सिर्फ यानी मैरिज क्या प्लेशर के लिए होती है या मैरिज जस्ट नाम गेन करने के लिए होती है। तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है विक्टोरियन एज के ऊपर। ये लेटर विक्टोरियन एज का राइटर है और इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया था कि ये क्या होमोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल होने की वजह से इसको ये पकड़ा जाता है और फिर इसकी मतलब जेल में रहने की वजह से सेहत ख़राब होती है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज caught red-handed while performing homosexual activity। ये भी पूछ लेते हैं, who was caught red-handed while doing homosexual activity? तो ऑस्कर वाइल्ड उसका नाम है। आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको लिखवाने हैं भी। इसकी मैं लव की लाइफ को भी डिस्कस करूंगा। W.B. यीट्स जो है इसने एक क्लब भी फॉर्म किया था अर्नेस्ट राय के साथ मिलकर, और इसके बाद द राइमर क्लब, लिख लें द राइमर क्लब। क्लब का मतलब होता है जहाँ पे लोग मतलब हम सारे मिलके अगर एक क्लब बना लें, अपना लिटरेरी क्लब बना लें, इस तरह वो क्लब बना लेते थे पोएट्स। और पोएट्स जो हैं मिलके फिर एक दूसरे को अपने वर्क जो हैं वो दिखाते, देखें मेरा वर्क चेक करें। यानी जो अच्छा, जैसे हॉरेस ने कहा कि आपको पोएम लिखे एक अच्छा पोएट तो उसे चाहिए कि वो दूसरे दीगर पोएट्स को उससे कमेंट ले ले, ठीक है। हॉरेस एक रोमन क्रिटिक और पोएट था, उसने क्या कहा था कि अगर अच्छे पोएट को चाहिए कि वो अपना वर्क लिख के दूसरों से चेक करवा ले ऑडियंस से, और ऑडियंस को भी छोटी छोटी बातों पे वो गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, और एक पोएट को भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद द गोस्ट क्लब ये भी, और ये एक इंडियन एक राइटर था मोहन चटर्जी, इससे भी ये मुतासर था, यानी इंडियन राइटर से भी ये मुतासर था। इसने वर्क लिखा द आइलैंड ऑफ स्टैच्यू। जब इसने ये लिखा तो एक इसको राइटर मिली जो कि फ्रांस में पली बड़ी थी और वो एक्ट्रेस थी, खूबसूरत तो बहुत थी, नाम था उसका मॉड गॉन से जब ये मिला तो उसे देखते ही ये इतना मुतासर हुआ उसकी पर्सनैलिटी से। वो पेरिस में पली बड़ी थी और वो थी किसकी, आयरलैंड की।
तो वो क्या चाहती थी कि आयरलैंड को आज़ादी मिल जाए इंग्लैंड से, और वो जो लोग प्रिजनर हैं उनको आज़ादी मिल जाए। तो वो उसके लिए क्या थी, एक नेशनलिस्ट थी वो। नेशनलिस्ट का मतलब समझते हैं, जो अपनी नेशन के लिए लड़ता है, जो नेशन के लिए तगोदो करता है, ठीक है, वो नेशनलिस्ट कहलाते हैं। वो भी नेशनलिस्ट थी। तो वो वर्क करती थी। जब ये उससे मिला तो उसकी पर्सनैलिटी से बड़ा मुतासर हुआ। जब आप किसी की पर्सनैलिटी से मुतासर हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि आप उसको फॉलो करें। तो ये फिर उसको फॉलो करता है। सबसे पहले इसकी जब मुलाकात होती है तो ये इसको प्रपोज करता है, ठीक है। वो बड़ी खूबसूरत थी। दूसरा इसने वर्क लिखा एक द वंडरिंग्स ऑसन के नाम से, ये भी नोट कर लें, द वंडरिंग, मैं लिख दूं, द वंडरिंग और ऑसिन्स, OISIN। ये इसने दो वर्क इसके बड़े ज़बरदस्त थे और इससे वो मुतासर हुई थी। द स्टैच्यू, द आइलैंड ऑफ स्टैच्यू, उसने इसको कमेंट किया, उसने कहा तुमने बहुत अच्छा वर्क लिखा है। तो ये उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वो आगे से कहती है, मॉडगॉन कहती है कि नो, वी हैव अ प्लेटोनिक लव, हम प्लेटोनिक लव में रहेंगे, हम फिजिकल लव में नहीं जाएंगे, विल नॉट गेट मैरिड। तो वो इसको चेज करता रहता है। वो नेशनलिस्ट थी, उसकी एक्टिविस्ट थी। तो ये उसको फॉलो करता करता खुद भी नेशनलिस्ट बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, उसकी बातें करता है ताकि वो उसकी सिंपैथी गेन कर सके। ये खुद तो प्रोटेस्टेंट था, यानी प्रोटेस्टेंट जो हैं वो ज़्यादा किसके हक में थे, वो इंग्लैंड के हक में थे। लेकिन ये क्या बन गया, नेशनलिस्ट बन गया। भाई मैं भी तो आयरलैंड से हूँ, तो मैं भी मॉडगॉन के पीछे पॉलिटिकल जलसों पर जाए, उसको फॉलो करे, उसकी बातों को इंडोर्स करे, उसको आगे फैलाए, उसके हक में लिखे। ये सारे काम इसने किए। प्रपोज, इसने पहली दफ़ा उसे प्रपोज किया, मॉडगॉन को प्रपोज किया, रिजेक्टेड। फिर ये उसे 1819 में प्रपोज करता है, रिजेक्टेड। ये सारे लिख लें। फिर 1900 में इसने प्रपोज किया, रिजेक्टेड। फिर इसने 1901 में इसको प्रपोज किया, रिजेक्टेड। सर 1885 में किया था फर्स्ट टाइम। 1819 नहीं, 1885 में था। आपने 1819 लिखा है। ये दूसरी दफ़ा है, ये दूसरी दफ़ा है, ये जो है ये दूसरी दफ़ा, ये दूसरी। सर वो 1919 है, 1819 सॉरी रॉन्ग है वो, 1819। हाँ ये दूसरी दफ़ा आई थिंक। उसके बाद इसके बाद इसने फिर किया, फिर तीसरी दफ़ा किया। अच्छा 1901 में शी गॉट मैरिड। अब उसने शादी कर ली है। 1903 में वो शादी कर लेती है। 1903 में वो शादी कर लेती है मैकब्रिड नामी एक शख्स से, जो कि पॉलिटिकल लीडर था। मैकब्रिड नामी एक शख्स होता है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है। यो खुद भी, ये असल में मुतासर किससे होती है ज़्यादा, जो लोग नेशनलिस्ट हैं। तो ये यूट को भी वैसा बना देती है। लेकिन ये एक शख्स होता है मैकब्रिड, उससे ये मुतासर होती है।